हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जब भी कोई हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसमें सारे बायलॉज का ध्यान रखा जाता है, तब उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो जैसे नोएडा की ट्विन टावर बिल्डिंग आपने देखी, ट्विन टावर बिल्डिंग जो बनाई गई उसमें बड़ी ही अजीब बात है कि 2004 में जब उसको परमिशन मिली तो सिर्फ़ और सिर्फ 9 मंजिल बनाने की परमिशन मिली थी। 2006 में उसको एक्सटेंड करके 11 मंजिल की परमिशन मिल गई, 2009 में 17 मंजिल बनाने की परमिशन मिल गई और 2012 में फाइनली जब 40 मंजिल बनाने की परमिशन उन्होंने ले ली तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में 7 साल तक केस चला। 7 साल तक केस चलने के बाद 31 अगस्त 2021 को फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको गिरा दिया जाए। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि 7 साल तक केस चला और फाइनली इसको गिराना पड़ गया। 31 अगस्त 2021 को गिराने की परमिशन मिली, गिराने का आदेश हुआ सुप्रीम कोर्ट से और इसको गिरने में 1 साल लग गया। जब भी कोई बिल्डिंग गिराई जाती है, हाई राइज बिल्डिंग जब भी कोई गिराई जाएगी तो पूरी प्लानिंग लगती है, उसमें पूरी टीम लगती है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप जेसीबी लेकर के गए और बिल्डिंग पे आपने जेसीबी से मारा और बिल्डिंग गिर गई। बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, उसको गिराना जेसीबी से पॉसिबल नहीं है। तो इसमें यूज़ किया जाता है एक्सप्लोसिव्स का, जैसा कि आपने वीडियो में देखा उसमें एक्सप्लोसिव्स लगाए गए हैं और पहले टीएनटी का यूज़ होता था और आजकल आरडीएक्स का यूज़ हो रहा है। ज़्यादातर डेटोनेटर्स और एक्सप्लोसिव्स का यूज़ होता है जब भी बिल्डिंग को वर्टिकली आप चाहते हो कि डायरेक्टली वर्टिकली बिल्डिंग नीचे गिरे। राइट और लेफ़्ट गिरेगी तो साइड की जितने भी एरिया हैं वो भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, उस पर भी बिल्डिंग गिर सकती है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आप बात करते हैं कि ऐसी कौन सी लॉ थे जो ट्विन टावर नोएडा ने की जो बिल्डिंग थी उसमें वायलेट हो रहे थे। तो जब भी हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो प्लॉट एरिया के अकॉर्डिंग बनती है। प्लॉट एरिया, मान लीजिए कि आपने एक 5000 स्क्वायर फीट की ज़मीन ली, उसमें आप 5000 स्क्वायर फीट में पूरे एरिया में घर नहीं बनाएंगे। कुछ एरिया आप गार्डन के लिए छोड़ते हैं, कुछ फार्मिंग के लिए छोड़ेंगे, बाकी जो एरिया बच जाएगा उसमें आप अपना घर बनाएंगे। वो जो एरिया बच गया, वो जो एरिया जिसमें आपने घर नहीं बनाया है उसको बोलते हैं सेटबैक डिस्टेंस। मतलब जहाँ आपने घर बनाया है वहाँ से लेकर के जो बाउंड्री वाल है आपकी, वहाँ तक के जो डिस्टेंस होगा उसको सेटबैक डिस्टेंस बोलेंगे। तो बिल्डिंग की हाइट के अकॉर्डिंग सेटबैक डिस्टेंस होती है। जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट बढ़ती जाएगी सेटबैक डिस्टेंस भी बढ़ती जाती है। तो अगर लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 10 मीटर हाइट की अगर बिल्डिंग है तो 3 मीटर सेटबैक डिस्टेंस आपको देना है। 15 मीटर के लिए 5 मीटर, 18 मीटर के लिए 6 मीटर, 21 मीटर की बिल्डिंग है अगर हाइट है उसकी तो 8 मीटर, 24 मीटर की बिल्डिंग है तो 9 मीटर सेटबैक डिस्टेंस देना होगा आपको। तो नोएडा की जो बिल्डिंग आपने देखी गिरते हुए वो बिल्डिंग थी 70 मीटर की। तो इस केस में दो बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए था 16 मीटर, मिनिमम 16 मीटर, लेकिन इन्होंने दिया था 9 मीटर। तो पहला लॉ तो यहीं पे वायलेट हो गया कि 9 मीटर की हाइट जो आपने डिस्टेंस दी है, इसमें बिल्डिंग की हाइट सिर्फ और सिर्फ 24 मीटर होनी चाहिए थी, जबकि थी ये 70 मीटर की। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा वायलेशन हुआ है लॉ का। दूसरा मुझे लगता है कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स इसमें वायलेट हुआ है। जब भी बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा होगी और प्लॉट एरिया कम होगा तो ये जो स्पेस एक रेशियो होता है एफएसआई, बिल्डअप एरिया अपॉन प्लॉट एरिया, ये रेशियो बहुत ज़्यादा आ जाएगा जब प्लॉट एरिया कम होगा और बिल्डअप एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये दूसरा मुझे लगता है कि ये लॉ वायलेट हुआ है। तो यही था गाइज़, यही बताना था कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इसको गिराना पड़ गया। बिल्डिंग को बनाने में 200 करोड़ रुपए लग गए और 18 करोड़ इसको गिराने का खर्चा आया। 18 करोड़ रुपए में इसको गिराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, तब जा कर के बिल्डिंग गिर पाई है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो पसंद आई होगी और अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।